नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं कहता हूं कि एक तो भाई चैप्टर का आपको मीनिंग आना चाहिए, मतलब क्या होता है वो आना चाहिए, और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको पूरा एक सीक्वेंस से पता होना चाहिए। तो अपने चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। विद्युत से मैंने विद्युत ऊर्जा का और रसायन से मैंने रासायनिक ऊर्जा का, अर्थात विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में अंतः परिवर्तन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे विद्युत रसायन कहते हैं। अर्थात ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं। सर ऐसा होता है क्या, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। अपन ने जो 11th क्लास का 7th चैप्टर था उसमें और कुछ नहीं तो एक बात जरूर उसमें पढ़ी है। वो क्या है सर? वो उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उसमें क्या होता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात सर। आप कहोगे कि आप तो जैसे थ्योरी वाली बात कर रहे हो, हमें जरा प्रैक्टिकल करके बताइए। तो मैं कहूंगा कि जैसे यहां से मैंने एक स्विच ऑन किया और आपकी लाइट चालू होगी, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, एक और स्विच ऑन किया और पंखा चालू हो गया, अर्थात इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी। एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं। सपोज करो मैंने एक और स्विच ऑन किया और आपका ठंडा पानी था वो गर्म हो गया, अर्थात इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होगी। अतः आपको थोड़ा थोड़ा तो ध्यान पड़ रहा है कि हाँ सर, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, इसी चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। इसमें भी दो ऊर्जा होगी, एक का नाम विद्युत ऊर्जा है, एक का नाम रासायनिक ऊर्जा है। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होगी और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होगी। इसका अध्ययन हम विद्युत रसायन में करते हैं। या एक्चुअली ये काम हम नहीं करते, ये काम एक डिवाइस करती है, उसका नाम है सेल। तो सर सेल क्या है? तो वही परिभाषा सिंपल सी कि वह सेल वह युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में इंटरचेंजेस किया जा सकता है, अंतर परिवर्तन किया जा सकता है, उसे सेल कहते हैं भी। तो देखो यहाँ से अपने चैप्टर में हम सेल को दो भागों में बांटेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि एक सेल वो होगा जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और एक सेल वो होगा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा उसे हम कहेंगे विद्युत अपघटनीय सेल, और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उसे कहेंगे हम विद्युत रासायनिक सेल। बिल्कुल यहाँ पे आप नाम पे मत जाइएगा कि सर विद्युत रासायनिक सेल है तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती होगी, बिल्कुल नहीं। इसका उल्टा है, हमेशा याद रखना है, विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा हमेशा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया यह भी हुआ होगा कि इस चैप्टर को हम मेनली दो पोर्शन में बांटेंगे। एक पूरे पोर्शन में हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में डीपली स्टडी करेंगे और एक पोर्शन में अपन विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। इनमें छोटे छोटे कुछ टर्मिनोलॉजी शब्द आएंगे, उनको पढ़ते चलेंगे तो ये जो आपके पोर्शन है आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हम विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो सेल चेंज करता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहता है। तो दोस्तों इसके दो नाम और ध्यान रखना है। क्या है सर दो नाम? एक तो वोल्टीय सेल और गैल्वेनिक सेल। दो वैज्ञानिक थे वोल्टा और गैल्वेनिक, इन्होंने विद्युत रासायनिक सेल के बारे में स्टडी की थी, तो इस कारण इसको वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो मैंने विद्युत रासायनिक सेल जब स्टार्ट किया टॉपिक, तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है सर? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले वह सेल क्या कहलाएगा? विद्युत रासायनिक सेल। इसका एक फेमस एग्जांपल है डेनियल सेल। इस डेनियल सेल को हम एक और नाम से भी जानते हैं भाई, इसको कभी कभी जिंक कॉपर सेल भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें जिंक एनोड की भांति कार्य करता है और जो कॉपर है वो कैथोड की भांति कार्य करता है। तो डेनियल सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं डेनियल सेल। देखो डेनियल सेल में सबसे पहली बात तो डेनियल सेल में हमें लेने हैं दो बीकर। ठीक है, दो बीकर, एक बीकर ये ले लिया और एक बीकर ये ले लिया। इसके बाद मैंने कहा कि डेनियल सेल में एक सॉल्यूशन भरना है, वो सॉल्यूशन भरना है जिंक SO4 का, ZnSO4 का एक सॉल्यूशन भर दिया और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया। जिस बीकर में हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा है उसी बीकर में मैंने जिंक की छड़ ले ली, और जिस बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है उसी बीकर में मैंने कॉपर की छड़ ले ली।
यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिससे अपन को पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन और धारा का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हुआ है ना। तो मैं डैनियल सेल के बारे में बता रहा था, एक बार वापस बताता हूँ। डैनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है जिसमें हमने 2 बीकर लिए थे। एक बीकर में ZnSO4 भरा हुआ था और उसी में उसकी छड़, जिंक छड़ को डुबो दिया। इस छड़ को कभी कभी हम यहाँ पे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, उसमें कॉपर की छड़ को डुबो दिया या कॉपर की रॉड को डुबो दिया। देखो, अब आगे बढ़ने से पहले आपको 2 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी यहाँ से ये टॉपिक आगे और क्लियर होगा। सर 2 शब्द कौन से? एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा लॉन, LOAN। एक शब्द लॉन याद रखना पड़ेगा। अब लॉन के जस्ट उल्टा, विपरीत, यहाँ पे पहले मैं लॉन का मतलब बता देता हूं क्योंकि मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है। L से होता है लेफ्ट, L से लेफ्ट, O से होता है ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से होता है नेगेटिव। देखो, हमने इस तरफ की बात की, मैंने कहा इधर ये लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब इधर इस लेफ्ट की तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई। यहाँ पे O का मतलब ऑक्सीडेशन। ये जो लेफ्ट की तरफ जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको हम बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। और इस एनोड पर जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बात हम जस्ट अभी थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। उससे पहले मैंने कहा इसका जस्ट उल्टा, लेफ्ट का उल्टा, लेफ्ट का अपोजिट हो गया राइट। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा होगा, रिडक्शन। एनोड का जस्ट उल्टा कैथोड और नेगेटिव का जस्ट उल्टा पॉजिटिव। तो ये बातें अब तक आपको पता चल गई कि भाई इधर लॉन होगा और इधर याद रखने के लिए हम RRCP याद रख सकते हैं। ठीक है सर, क्या हुआ इस तरफ? तो आइए अपन अभी रिएक्शन पे देखते हैं क्या क्या चीजें हुई। मैंने कहा इस तरफ जो लेफ्ट है वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब भी आपको पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। वैसे ऑक्सीडेशन की बहुत सारी परिभाषा है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, हटना, हाइड्रोजन का हटना जुड़ना, ऑक्सीजन तत्वों का हटना जुड़ना, लेकिन अपने यहाँ पे काम की परिभाषा ये है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। और इस तरफ की मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, ये एनोड कहलाएगा। और इस एनोड पर जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव। देखो क्या हुआ, ये छड़ किसकी है भाई? ये छड़ है जिंक की। ये छड़ जो आपको नजर आ रही है ये जिंक की है। तो इसमें क्या होता है कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किसमें बदलता है? Zn+2 में। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब मैंने क्या कहा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी कि जो लेफ्ट की तरफ क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्याग दिए। अब ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं राइट साइड में। अब राइट साइड में बढ़ने लगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ पहुंच गए भाई। अब इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन करेगा? 3 कंडीशन अपने पास है। या तो ग्रहण कर सकता है, ये जो छड़ आपको नजर आ रही है कॉपर की छड़, या तो कॉपर ग्रहण कर सकता है, या फिर इस सॉल्यूशन में उपस्थित, इस सॉल्यूशन में एक तो ध्यान दो, एक तो Copper+2 है और एक SO4 2- है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा? ऑब्वियसली बात है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ग्रहण करेगा। अर्थात इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करेगा? ये Cu+2। देखो मैं इनकी रिएक्शन भी लिखता जाता हूं भाई। मैंने क्या कहा, लेफ्ट में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और किसमें बदलता है? Zn+2 में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग दिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे वो जाकर कैथोड की तरफ गए और वहां पर सॉल्यूशन में उपस्थित Cu+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का मतलब होता है रिडक्शन, अप चेन। इधर ध्यान दो, इस तरफ क्या है? राइट में क्या हो रहा है? अपचयन। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है भाई, उस तरफ कौन बैठा है? Copper+2। Copper+2 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है
और चेंज होता है कॉपर में। अब आपको थोड़ा थोड़ा पता चला कि सर एक रिएक्शन तो ये हो रही है, मतलब आदि इस तरफ एनोड की तरफ ये रिएक्शन हो रही है और कैथोड की तरफ ये रिएक्शन हो रही है। इसको मैं बोलूंगा हाफ सेल रिएक्शन और इसको मैं बोलूंगा हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन आपस में मिलकर पूर्ण सेल अभिक्रिया बनेंगे। तो मैं लिख भी लेता हूं, पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया में क्या होगा, इनको आपस में जोड़ना है, इधर से जिंक बचा और इधर से Cu+2, ये तीर का निशान भाई। इधर से क्या बचा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, पीछे बचा एक तो Zn+2 और बचा कॉपर। ये तो होगी इसकी रिएक्शन, लेकिन थोड़ी सी आप बातें ध्यान देना इस तरफ मैंने एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ZnH4 का विलयन था, उसमें जिंक की रॉड डूबी हुई थी। इस तरफ मैंने क्या क्या ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Zn+2 में बदल गया और इधर आए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया इस सॉल्यूशन में उपस्थित कॉपर+2 ने, और कॉपर+2 इस 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कॉपर में बदला। अब कॉपर में बदला मतलब ये जो रॉड आपको नजर आ रही है, ये रॉड तो होगी मोटी, जब भी अभिक्रिया होगी तो ये रॉड होगी मोटी, और इसमें क्या होगा कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, अर्थात ये जो रॉड होगी, ये जो इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रही है, ये होगी पतली। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब सेल वर्किंग में हो तो क्या होगा, जिंक रॉड पतली होती है और कॉपर रॉड मोटी होती है। विलयन में जिंक SO4 की मात्रा Zn+2 की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि ये सारे Zn+2 किसमें आ रहे हैं, सॉल्यूशन में, और इधर क्या होता है, Cu+2 की मात्रा घटने लगती है। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना भाई, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो होता है एनोड से कैथोड की ओर, और इसके जस्ट विपरीत आपने फिजिक्स की क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत क्या बहती है, विद्युत धारा, मतलब धारा बहती है। तो धारा का प्रवाह किस तरफ होगा, धारा का प्रवाह होगा कैथोड से एनोड की ओर, मतलब इलेक्ट्रॉन तो ये जा रहा है इस तरफ और इसके जस्ट विपरीत इधर क्या बहेगी, धारा। देखो दोस्तों, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बच गई है, वो है डैनियल सेल का सेल विभव, ये होता है 1.1। इसी के साथ मैं डैनियल सेल को कंप्लीट करूंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप अपन बहुत सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी शब्द है, मानक ऑक्सीकरण विभव, इलेक्ट्रॉड विभव, नष्ट इक्वेशन, ये सारे अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।